बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की अहमियत ये है कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, यहाँ से MCQ जो है वो आ सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी है और एक एग्जाम्पल भी है। तो ये एक बहुत ही जो है आप ये कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि जिसमें तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो चेक हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ, न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल, इस तरह से। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड नॉलेज देखें। मेरा लास्ट लेक्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि R=ρL/A। ये किसका फार्मूला था? ये फार्मूला था रेजिस्टेंस का। फिर यहाँ पे हमने बात की थी इस रो की, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था। हमने कहा था ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी है या हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ये चीज़ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, तो आज वक्त आ गया है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें। लेकिन सबसे पहले हम बात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ी थी, वो है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टेंस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकुलर वायर विच डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड लेंथ ऑफ वायर। कि ये एक करैक्टर होता है एक वायर का कि जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और ये क्या है, इसने करंट को फ्लो होने से रोकना है। ये ऐसा एक करैक्टर होता है एक वायर का, और इसका फार्मूला आप देख सकते हो। अब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी है प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि जिससे वो वायर बनी होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिज़ाइन के वक्त जब हम एक वायर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस टाइम जो हम मटेरियल लेते हैं ये उसकी वो प्रॉपर्टी है कि ये मटेरियल कितनी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। हम सिंपल ये कहते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, वो मेजर ऑफ रेजिस्टेंस है एक ख़ास वायर की लेंथ की। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये चूँकि हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जब वर्ड स्पेसिफिक आ जाए तो आप फिर कुछ पैरामीटर्स को क्या करते हो, कांस्टेंट करते हो। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ को कांस्टेंट रखा हुआ है? हमने लेंथ और एरिया को रखा हुआ है कांस्टेंट। कि अगर आपके पास देखें, ये मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, ये आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट रंग। इन तीनों की क्या है, इन तीनों की लेंथ सेम है, ये आप देख सकते हो। इन तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। तो अगर मुझसे कोई बंदा कहता है जी कि इन तीनों की आप रेजिस्टिविटी बताएं, तो मैंने कहना जी देखें लेंथ और एरिया तो इनका सेम है। अब डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि अगर ये किसी मटेरियल A से बना है तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, ये किसी मटेरियल B से बना है तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, और ये किसी मटेरियल C से बना है तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। अब रेजिस्टिविटी कैसे पता चलती है? जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, तो यही वजह है कि जब हम इसको डिफाइन करते हैं हम सिंपल बोलते हैं जी रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। अब मीटर क्यूब ऑफ अ वायर एक कांस्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। ये मैंने आपके सामने बनाया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये लेंथ है। तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आता है। तो हम सिंपल कहते हैं कि आपके पास यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर के लिए जो आपके पास रेजिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। या मैंने कहा कि इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 1 मीटर क्यूब। बात एक ही है कि आप रेजिस्टेंस को जब मेजर करोगे एक स्पेसिफिक लेंथ को, स्पेसिफिक एरिया को, स्पेसिफिक वॉल्यूम को, तो वो जो आपके पास प्रॉपर्टी बनेगी वो कहलाएगी रेजिस्टिविटी। मैथमेटिकल फॉर्म आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस वाला फार्मूला ही है। इसको रीअरेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रो की वैल्यू, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी RA/L। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला दे। उसके बाद बात करें यूनिट की। यूनिट जो है ये आपको MCQ में आ सकता है वंस अगेन। तो हमने कहा जी पुट कर दें वैल्यूज़। तो रेजिस्टेंस का होता है ओहम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो आपके पास यूनिट आ गया ओहम मीटर। ठीक है, ये आपने याद रखा। अब हमने कहा कि इसकी डिपेंडेंस, रेजिस्टिविटी किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, तो ध्यान से सुनना, ये चीज़ भी आपको MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो जो आपके पास रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल। मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरे पास 3 मार्कर हैं, तो अब नेचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और यही हमारे टॉपिक का जो है वो नाम है कि डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर।
रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैसे करती है? तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक कंडक्टर के अंदर तो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, उनकी कोलिजन से टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, और जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो फिर रेजिस्टिविटी भी क्या पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। तो हमने कहा जी कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और वो पैरामीटर के जो एमसीक्यू में चेक होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये आपके पास लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक एमसीक्यू का सहारा लिया है। इस एमसीक्यू को देखें और कोशिश करें आप खुद जवाब करें इसका। अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A हैज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ। इफ एरिया इज मेड हाफ एंड लेंथ बिकम्स डबल, अगर एरिया हाफ हो जाए लेंथ डबल हो जाए तो अब आप बताएं जी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आपने सिंपल ये कहना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करती, जो मर्जी हो जाए, एरिया डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, व्हाटसोएवर, लेंथ जो मर्जी कर दें, हमने कहा जी रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, या हम बोलते हैं अनचेंज्ड। बात एक ही है कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होनी बेटा। ये पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा एमसीक्यू आया है, ये याद रखिएगा। पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा ये आया इस तरह का एमसीक्यू, जी रेजिस्टिविटी बताएं, तो आपने कहना जी रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस चेंज होगी लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद जी हम बात करते हैं जी रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बिल्कुल ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट रिलेशन समझें कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में इसका डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर फॉर सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर का आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी एक ऐसा करैक्टर है कि जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है। तो अगर आप उसका उल्ट ले लेंगे तो कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। तो हम सिंपल इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक ऐसी वायर के जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, और हम कहते हैं जी एक तरह से वो पुअर कंडक्टर है। तो ये एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है, अ मटेरियल हैविंग वेरी लार्ज रेजिस्टिविटी, आपने कहना जी ये पुअर कंडक्टर है। ओके, अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन कर दी कंडक्टिविटी की, क्या ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। मैथमेटिकल फॉर्म इसको सिग्मा से जाहिर करते हैं जो कि है 1/ρ। यूनिट बहुत ही अहम, और ये एमडी कैट के अंदर भी यूनिट जो है वो आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिट होता है जिसका हम 1/ρ जब पुट करते हैं तो पर ओहम पर मीटर। इस पर ओहम पर मीटर को हम बोलते हैं मोहोमीटर इनवर्स, याद रखिएगा मोहोमीटर इनवर्स। या इसका एक और यूनिट भी हम लिखते हैं, वो यूनिट होता है सीमन पर मीटर, याद रखिएगा सीमन पर मीटर। ये भी जो है वो इसका यूनिट है, और ये यूनिट हम एंटी टेस्ट में बच्चों को बताते हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप मेरी आवाज़ से जो है वो सुन लें, सीमन्स पर मीटर। ओके, तो सीमन्स किसका यूनिट था? ऐसा यूनिट वो था आपके पास कंडक्टेंस का। ठीक हो गया। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको रेजिस्टिविटी और इसकी डिपेंडेंस बताई टेम्परेचर पे। अब हम इस लेक्चर का नेक्स्ट हिस्सा पढ़ेंगे कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और उसकी डिपेंडेंस किस तरह से होती है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब। स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं कि जिसके अंदर मैंने आपको जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में चीज़ें बतानी हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हैं वो दो तरह के हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में वंस अगेन एमसीक्यू प्लस यहाँ से एक न्यूमेरिकल है। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देखना और समझना है। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें इनकी डेफिनेशन आ सकती हैं। तो डेफिनेशन आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। सिमिलरली अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट तीन वर्ड है वो है फ्रैक्शनल चेंज, दोनों में देखें। अब फ्रैक्शनल चेंज क्या होती है? फ्रैक्शनल चेंज हम बोलते हैं कि जब हम
फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कर दें तो फ्रैक्शन का मतलब होता है P ओवर Q। ये ज़रा याद रखिएगा, P ओवर Q ये आप पढ़ चुके हैं 9th-10th में। तो अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शन बनानी है, तो फ्रैक्शनल चेंज हमेशा कैसे आती है देखिएगा। फ्रैक्शनल चेंज हम कहते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझें। पहले आप सिर्फ बात करते थे चेंज की, जो चेंज होती है ना वो होती है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, लेकिन जब फ्रैक्शन आ जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। अब ये देखें मैथमेटिकल फॉर्म, इसको जी हम अल्फा से जाहिर करते हैं, ये इसका सिंबल है, दोनों में रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। इसी तरह रो टी माइनस रो नॉट मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये देखें जो आर टी है ये है जी रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, आप इसको यहाँ पे फाइनल वैल्यू कह सकते हैं। आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने कहा जी देखें आर नॉट इनिशियल वैल्यू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टी। ये जो टी है ये टी आपको दिया जाएगा सेल्सियस के अंदर, आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपने टेम्परेचर जो है वो केल्विन लेना है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में पर केल्विन की बात की है। ओके, तो यही वजह है कि हम कहते हैं जी यहाँ पे आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करोगे। सिमिलरली अगर हम बात करें अगर हम रेजिस्टिविटी की, तो हमने कहा जी देखें ये आपके पास रो टी क्या है, हमने कहा जी रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस, रो नॉट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, रो नॉट हमने कहा जी वंस अगेन 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये टी जो आपको टेम्परेचर दिया जाएगा सेल्सियस में, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे। अब जो फ्रैक्शनल चेंज होती है ये प्योर रेशियो होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर देखें जी आपके पास जब आप चेंज लेते हो तो ओहम, नीचे भी ओहम, ओहम से कट गया, तो फिर इसका यूनिट क्या आ गया? पर केल्विन। यहाँ भी क्या आ गया? पर केल्विन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो आपने कहना है जी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो, यूनिट जो है वो पर केल्विन होगा। यहाँ से ये दो मैंने फार्मूले जो हैं वो बनाए हैं, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होते हैं, इनको लिख लो, इनकी डेरिवेशन भी आपको समझा देंगे, ठीक है। अब देखें जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये आपकी बुक में एक टेबल बना है 13.1, जाके उसको देखिएगा और वहाँ पे इन चीज़ों को अंडरलाइन करें। यहाँ से जो एमसीक्यूज बोर्ड में आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं देखें ज़रा। कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैज सेम अल्फा, मतलब इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम है, किसका? कॉपर एंड एल्यूमिनियम का। सिमिलरली आयरन एंड प्लाटीनियम हैज सेम अल्फा, आयरन और प्लाटीनियम का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो क्या है? सेम है। सिमिलरली आयरन एंड प्लाटीनियम हैज सेम रेजिस्टिविटी, ये भी याद रखिएगा कि आयरन और प्लाटीनियम की रेजिस्टिविटी और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? सेम है। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में बहुत दफ़ा पूछी गई है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज कि अगर हमारे पास प्लस अल्फा है, मतलब हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये होता है कंडक्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। माइनस अल्फा हम कहते हैं जी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, और यहाँ पे आपके पास जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारा एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं आपकी असाइनमेंट की। आपकी जो असाइनमेंट है इससे रेलेवेंट वो है जी 13.2 एग्जाम्पल, 13.3 एग्जाम्पल और शॉर्ट क्वेश्चन 13.4। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन 13.4 है ये आपसे डिस्कस हो चुका है, इसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है, बुक के अंदर ही जो है ये इसका आंसर आपको मिलेगा इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब जनाब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि इससे रेलेवेंट है हमारे पास, जो कि है न्यूमेरिकल 13.5। टेम्परेचर उसने दिया जी आपको T1 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या बोला? केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 केल्विन आ गया। T2 दिया हुआ है 500 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करें तो आपके पास 773 केल्विन आ जाएगा। उसने आपको रेजिस्टेंस दी है 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 केल्विन, रेजिस्टिविटी दे दी 5.2 10 की पावर 3 पर केल्विन, और आपसे कहा गया है कि जी आप रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस मालूम करें, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला ये है, ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अब ये फार्मूला बनता कैसे है? ये फार्मूला बनता सिंपल इसी फार्मूले से ही है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला जो है वो हमने किस तरह से बनाया है, किस तरह से डिराइव किया। तो ये देखिए हमारे पास प्राइमरी फार्मूला है अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यहाँ पे हमें डेल्टा टी निकल लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे तो वो डेल्टा टी आ जाएगा, वो हम आगे स्टेप करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें
ये आ गया अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। अब आप क्या करें, आर नॉट को इधर ले जाएं, तो हमने कहा जी ये आ गया अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी प्लस आर नॉट इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से आप आर नॉट कॉमन ले लें, तो आर नॉट कॉमन लिया तो ये आ गया जी आपके पास अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस 1 इज इक्वल टू आर टी। हमने कहा इसको रीअरेंज कर लें, तो ये आ गया आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये देखें जो चीज़ मैंने आपको समझाई कि इस तरह से ये फार्मूला जो है हमने बनाया है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी डेरिवेशन, ये आपको प्रूव करना भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया है। इसको अब मैं जो है, अब आप ऐसा करें सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें। चलें आसान काम करते हैं। आर टी इज़ इक्वल टू, पहले यहाँ पे डेल्टा टी लेना है। हमने कहा जी डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है जी हमारे पास वो है जी T2 माइनस T1, तो वो है जी 773 माइनस 273, तो आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 500 केल्विन। ओके, अब पुट करें वैल्यूज़, तो हमने कहा जी आर टी इज़ इक्वल टू, हाँ जी आर नॉट हमने जो है हमें दिया हुआ है वो कितना है जी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ठीक है जी, इंटू 1 प्लस अल्फ़ा दिया हुआ है जी 5.2 10 की पावर 3, ठीक है जी, प्लस 1। अब आप इसको क्या करें, आप इसको सॉल्व कर लें, तो आपके पास जो आर टी की वैल्यू है वो आप अपनी कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने मुझे नीट एंड क्लीन जो है वो करके आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है, ताकि आपको फार्मूलों की प्रैक्टिस आ जाए और आपको पता चले कि यहाँ से जितना हमने पढ़ा है इसको अप्लाई कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपने इन तमाम पॉइंट्स को देखा होगा, समझा होगा। कुछ चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और इसके साथ साथ इन लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।